हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिस्ट्री बुक की पहली चैप्टर, जो कि हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर चल रहा था, आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होगा। और हम लोग चलिए आगे देखते हैं कौन से टॉपिक बच गए हैं। ठीक है, चलिए क्या बताया गया है, चलिए सारी बात को समझेंगे हम लोग इस चैप्टर में। ये तो लास्ट टॉपिक है, उससे पहले यहाँ तक करा दिए थे आप लोगों को ना कि इटली के 3 विभूति के बारे में बता दिए थे आप लोगों को। इटली के 3 विभूति कौन कौन थे इनके बारे में बता दिए थे। तो एक बार देख लेते हैं हम इटली के 3 विभूति कौन कौन थे, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। चलिए कौन कौन थे इटली के 3 विभूति, तो मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी थे। ये तीनों क्या थे, तो इटली के 3 विभूति थे। इन सारी बातों को हम बताए थे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे गैरिबाल्डी के कार्यों के बारे में। गैरिबाल्डी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए थे, अच्छे बुरे जो भी कार्य किए गए थे, उस कार्य की हम लोग चर्चा करेंगे आज। चलिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है गैरिबाल्डी से जुड़ा हुआ, और आज इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। और फिर हम लोग आगे वाले वीडियो में आगे बात करेंगे। इसकी हमने क्वेश्चन तो साथ में कराई है, नोट के साथ क्वेश्चन भी कराया था। अब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसकी बच जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही प्रयास रहेगा कि हम जल्द ही आपके बीच ला के रखें। चलिए तो आपको बता दें कि ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, हाँ क्या बता रहे थे हम कि इस चैप्टर की ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है गैरिबाल्डी के कार्य के बारे में बताना था। तो हम आपको पीछे इस वीडियो में बता चुके थे, ठीक है, कि गैरिबाल्डी के बारे में कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, आपको बताए थे। इनको सेना के माध्यम से इनको ना तलवार शब्द से संबोधित किया गया था, ये भी बात आपको बताए थे। और ये विचारधारा पे, किसके विचारधारा पे चलता था, किसका समर्थन करता था, तो ये मुख्य रूप से मेजनी का समर्थक था। ठीक है, किसका समर्थन था, ये समर्थन करता था तो मेजनी का। ठीक है, किसका समर्थन करता था, तो मेजनी का। और बता दें आपको मेजनी का समर्थक था ही। और उसके बाद आपको क्या बता दें, आपको बता दें कि ये क्या किया था। तो जब भी ये मतलब कि किनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है कि ये जो है कि एक सेना का गठन करते हैं। ठीक है, एक सेना का गठन करते हैं, जिस सेना का क्या नाम रखते हैं, तो लाल कुर्ती का नाम रखते हैं। इसका इस सेना का गठन करते हैं, उसका नाम क्या रखते हैं, तो लाल कुर्ती सेना का गठन करते हैं। उसके बाद हम एक और बात बताए थे आपको, ठीक है, कि ये जो गैरिबाल्डी थे, ठीक है, ये इनका विरोध कौन करने आ गया था, तो काउंट काबूर भी आ गया था इनका विरोध करने के लिए। उसके बाद ये जो भी क्षेत्र जीतते हैं, ठीक है, इन सभी क्षेत्र को जीतते हैं और जीत के किनके हवाले कर देते हैं, तो विक्टर के हवाले कर देते हैं। इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। चलिए क्या था हमारा टॉपिक, चलिए बता दें कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की वर्णन करें, अन्यथा आपसे क्वेश्चन बन सकता है गैरिबाल्डी के कार्यों से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1860 ईस्वी, क्या बताएंगे कि 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन चुका था। लेकिन इटली के कुछ क्या बताया गया है, कुछ क्षेत्र जैसे कि सिसिली, नेपल्स के क्षेत्रों पर जोश खरोश, ठीक है, जोश खरोश के साथ अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद प्रयास क्या कर रहा था, अधिकार कर भी लिया था। यह पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी के बारे में बताया जा रहा है, यह पेशे से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। फिर हम लोग बात करेंगे कि जब यह, ठीक है, जब एक सैनिक ने इसके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एक सैनिक के माध्यम से इसके लिए कौन शब्द का प्रयोग किया गया था, तो तलवार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक वहीं बात करेंगे कि यह मेजनी का समर्थक था। यह किसका समर्थक था, तो मेजनी का समर्थक था। वहीं बात करेंगे हम लोग, और अगर बात किया जाए कि मेजनी के सपने को पूरा करने के लिए यह क्या चाहते थे कि मेजनी के सपने को पूरा करना चाहते थे। और क्या बताया गया है कि इन्होंने अपनी सेना के नाम पर, ठीक है, ये तो मेजनी की सपना पूरा करना चाहते थे, साथ ही अपनी सेना के नाम पर, ठीक है, अपनी सेना के नाम पर लाल कुर्ती का गठन किया था ये। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया है कि इसने 1862 ईस्वी में रोमन पर, ठीक है, क्या बताया गया है कि रोम पर आक्रमण किया। 1862 ईस्वी में कहाँ पे आक्रमण किए थे, तो रोम पर आक्रमण किया था ना। और बताया गया है कि इसका विरोध काउंट काबूर ने किया था। इसका विरोध कौन किया था, तो काउंट काबूर ने किया था, आपको हम बताए थे। फिर बताएंगे कि और अंततः अपना जीता हुआ क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र को ये जीते थे, ठीक है, अपना जीता हुआ क्षेत्र को, जैसे कि कौन कौन सा जीते थे, तो सिसिली को जीते थे, नेपल्स को जीते थे, ये सारा क्षेत्र को क्या करते हैं ये, तो विक्टर को सौंप देते हैं। किसको सौंप देते हैं जी, तो विक्टर को सौंप देते हैं। तो जो हमारे ये थे, क्या था, गैरिबाल्डी था, वो क्या करता है कि अपना जीता हुआ क्षेत्र जैसे कि सिसिली हो गया, नेपल्स हो गया, और भी कुछ क्षेत्र थे जो कि किसको सौंप देते हैं, तो विक्टर को सौंप देते हैं। विक्टर कौन था, तो विक्टर इटली का शासक था। इटली का शासक कौन था, तो विक्टर था। विक्टर को कौन सौंप देता है ये सब चीज, तो
गैरिबाल्डी सौंप देता है। कौन कौन सा क्षेत्र? तो सिसिली और नेपल्स, ये सारा क्षेत्र किसको सौंप देता है? तो विक्टर को सौंप देता है। और विक्टर कौन था? तो ये शासक था। कहाँ का? तो इटली का। और क्या करता है सौंपने के बाद? क्या करता है? खुद एक साधारण किसान के रूप में अपना जीवन बिताने लगता है। ये क्या करता है गैरिबाल्डी कि अपना जो है जीवन क्या करता है? अपना जीवन एक किसान के रूप में, मूलतः एक साधारण किसान के रूप में अपना जीवन बिताना शुरू कर देता है सौंपने के बाद। चलिए इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे अगर आ जाए तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखा हुआ है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इस बात को बताना है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि विलियम प्रथम के बिना जो है कि क्या बताया कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? इस बात के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? आंसर क्या बनाएंगे? तो हम लोग लिखेंगे कि जाहिर सा तथ्य है जर्मनी के एकीकरण का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा थी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? इसके लिए सुलझाव, ठीक है, इसके लिए सुलझा गया मार्ग विशाल सेना का संगठन था तथा रक्त और लौ की नीति थी, ठीक है। फिर बताएंगे कि विलियम प्रथम जो ठीक है किसके बारे में बताया गया है? विलियम प्रथम के बारे में, कि विलियम प्रथम यह क्या बताया गया है कि विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को क्या करना पड़ेगा? तो पूरी तरह से पराजित करना होगा। जो जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या करना पड़ेगा? जर्मनी के एकीकरण के लिए कि मुख्य रूप से सबसे पहले तो पराजित किसे करना होगा? तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से पराजित करना होगा और अच्छे ढंग से पराजित करना होगा ताकि दोबारा वो पनपे ना, ठीक है। इस बात को, ये बात विलियम प्रथम को पता थी, ठीक है। चलिए आप आगे बताते हैं हम लोग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह पराजित करना होगा। इस काम को, ठीक है, इस काम को बिस्मार्क ही कर सकता है और इन्हें यह भी पता था ये काम किसके द्वारा हो सकता है? तो केवल बिस्मार्क के द्वारा ही हो सकता है यह काम, ठीक है, बिस्मार्क से ही हो सकता है। अंततः पर्सा के सैनिक, ठीक है, अंततः पर्सा के सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक योजना का निर्माण किया, ठीक है, एक योजना का निर्माण किया, परंतु सैनिक खर्च को लेकर संसद में विवाद उठ गया। सैनिक खर्च को लेकर, किस खर्च को लेकर? तो सैनिक खर्च को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। और बता दें आपको कि यह विवाद के बाद, ठीक है, यह विवाद जब शुरू हो जाता है तो बताया गया है कि इस समस्या को लेकर, इस समस्या की हल करने के लिए, जो विवाद की समस्या उठती है इसको हल करने के लिए क्या होता है? तो इस समस्या का हल करने के लिए जो विलियम प्रथम होते हैं, विलियम प्रथम बिस्मार्क को बुलाते हैं कहाँ पे? तो बर्लिन में बुलाते हैं। कहाँ पे बुलाते हैं? तो बर्लिन एक जगह था, तो ये बर्लिन जगह पे, ठीक है, ये बर्लिन जगह पे बिस्मार्क को बुलाते हैं और वहां पर बैठ के, ठीक है, ये दोनों आदमी अपना बैठ के अपना बात करते हैं और इनका सहयोग करते हैं। विलियम प्रथम द्वारा किनका सहयोग किया जाता है? तो बिस्मार्क का सहयोग किया जाता है। कहां पर? तो बर्लिन में, यहाँ पे बर्लिन में इनका सहयोग किया जाता है विलियम प्रथम के द्वारा। सहयोग करते हैं, ठीक है, सहयोग करते हैं, बुलाकर भरपूर सहयोग करते हैं, ठीक है, किया। और इस तरीके से, ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है? तो जर्मनी के एकीकरण के सपने को पूरा किया जाता है। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा था कि जर्मनी और इटली का एकीकरण, ये सारा कंप्लीट करवा दिए और ये चैप्टर यहाँ पे होता है अंत, ठीक है, इस चैप्टर की यहाँ पे होती है समाप्ति। और बता दें कि इस चैप्टर की समाप्ति होने के बाद आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों के लिए इस चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आने वाले वीडियो में, ठीक है, आने वाली इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो आएगी जो कि ये हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब सिर्फ इसकी ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वीडियो में रहेगा क्या कि इस चैप्टर की टोटल वीडियो, ठीक है, इस चैप्टर की टोटल क्वेश्चंस को देखते हुए, टोटल नोट को देखते हुए, और बता दें कि अभी तक में बिहार बोर्ड में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर की सारी अभी तक की क्वेश्चन पूछी गई सारी क्वेश्चन को मतलब कि कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जिस क्वेश्चन की संभावनाएं होगी पूछने की, ठीक है, जिस क्वेश्चन की संभावनाएं होगी बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछने की, उन सारी क्वेश्चन को वहां पे रखा जाएगा आने वाली वीडियो में। तो आप लोग मिस ना करें, वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, और अब आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से किस चीज के बारे में पढ़े थे, चलिए बताते हैं आप लोगों को। चलिए अब बताते हैं आप लोगों को कि इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था यूरोप के राष्ट्रवाद, इस चैप्टर में हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 टॉपिकों को जाना था, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में मुख्य रूप से 4 टॉपिक को रखा गया है, ठीक है। पहला क्या है हमारा, सारी टॉपिक को समझते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों ने पूरा किया था। तो पहला था हमारा 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 ईस्वी की क्या था कि फ्रांसीसी क्रांति या फिर फ्रांस की क्रांति। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। फिर बताया गया है दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, तो 1830 ईस्वी की, 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति। ये हमारा दूसरा टॉपिक था, फ्रांस की क्रांति। तीसरा क्या टॉपिक था हमारा,
तीसरा भी इसी से था, फ्रांस की क्रांति से ही था, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। 1848 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति। ये हमारा 3 टॉपिक हो गया जो कि फ्रांस से जुड़ा हुआ था। और चौथा क्या था हमारा टॉपिक? चौथा था हमारा जर्मनी और इटली का एकीकरण। क्या था? तो जर्मनी और इटली का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी और इटली का क्या था? तो एकीकरण था। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण था। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा किए हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग पूरा किए हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि ये चारों टॉपिक हमारा इस चैप्टर में कंप्लीट हुआ था, जिसमें कि मूल रूप से हम लोग 1789 ईस्वी क्रांति में हम लोग क्या पढ़े थे? तो लुई 16वां की मृत्यु करवाए थे। ठीक है, कि जो निरंकुशवादी राजा था लुई 16वां, जो कि बुर्बो वंश का शासन चल रहा था। राजवंश कौन सा था? तो बुर्बो वंश का शासन चल रहा था, इसमें वो पढ़े थे। और ये कौन सा था हमारा टॉपिक? तो इसमें गृह युद्ध के बारे में पढ़े थे। बाकी 1848 ईस्वी क्रांति को भी हम लोग पढ़े थे। फिर बताया गया है कि इसमें हम लोग क्या करवा दिए थे? तो जर्मनी और इटली का एकीकरण करवा के ही हम लोग माने थे। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे अंत होता है चैप्टर का। फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि मुख्य रूप से इसका ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आप लोग को पता ही होगा कि इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वो सारा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।